नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज हमने जो टॉपिक चुना है उसका नाम है, क्या एस्ट्रोलॉजी सच है या झूठ है, या एस्ट्रोलॉजी एक स्कैम है। तो इसका जवाब आप मुझे वीडियो के अंत में दें और कमेंट भी करें। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सपोज़ आपको कुछ विटामिन की डिफ़िशियंसी है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप एक रिपोर्ट निकालो। उसमें अगर आपको समझता है कि एकाध चीज़ की आपको कमी है तो वो दवाई लिख के देता है। वो दवाई खाने के बाद आपको उसका असर होता है या नहीं होता है, वो आपके दवाई लेने की स्ट्रैटेजी के ऊपर या आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है। पर क्या उसमें आपको डॉक्टर लिख के देता है कि ये दवाई लेने के बाद आपकी डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी या आप पूरे तंदुरुस्त फिट हो जाओगे? सोचिए। दूसरी बात, अगर कोई कैंसर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कुछ दवाइयाँ देता है या रिपोर्ट निकालने को बोलता है, उसके बाद कीमोथेरेपी देता है या बहुत सारी शस्त्रक्रियाएँ करता है, तो क्या कैंसर पेशेंट बच पाता है? सोचिए और आप बताइए। कुछ कुछ बारे में ऐसा है कि एक ही डॉक्टर के पास से चार चार पेशेंट कैंसर के दवाई लेते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, पर उसमें से दो जन को गुण आता है और वो बच पाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली दो जन इस दुनिया में नहीं रहते। तो मेरा आपसे सवाल है कि जो ये दुनिया में नहीं रहे तो उनके घर वाले क्या ये बोलेंगे कि मेडिकल जो है वो साइंस है वो गलत है? आप ही बताइए। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर के पास जो लोग जाते हैं वो उनको अपनी कुंडली दिखाते हैं। जैसे डॉक्टर उनको रिपोर्ट निकालने को बोलता है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजर उनको कुंडली निकालने को बोलता है। वो कुंडली देखने के बाद एस्ट्रोलॉजर अपने कुछ प्रिडिक्शन देता है। वो आपको बोलता है कि लाइफ में इन इन चीज़ों में आपके ग्रह अच्छे नहीं है। वो उनको रेमेडीज़ बताता है, पर ये उस व्यक्ति पे ऊपर निर्भर है, उसके आजू बाजू के एटमॉस्फेयर के ऊपर निर्भर रहता है कि वो रेमेडी उस पर काम करेगी या नहीं करेगी। अगर एक एस्ट्रोलॉजर ने 10 लोगों को सजेशन दिया, रेमेडीज़ दी, पर उसमें से 4 लोगों को अच्छा लगा और बाकी 6 लोगों को उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो क्या एस्ट्रोलॉजी गलत है, या वो एस्ट्रोलॉजर गलत है, या उसकी रेमेडीज़ गलत है? सोचिए और आप ही बताएं। नेक्स्ट, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर किसी कर्मों को फल मिलने के लिए 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला होता है अधिष्ठान, मतलब आपका जो गोल है वो फिक्स होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। दूसरा जो है वो खुद हम है, करता है। अगर मैं आपको बताऊं ये चीज़ करनी है या चीज़ करने के बाद आपको फल मिलेगा पर मैंने कुछ किया ही नहीं, तो क्या होगा? आप ही बताएं। इसलिए दूसरी चीज़ है कर्ता, मतलब स्वयं हम। तीसरी चीज़ है कर्म, वो जो अपने को करना है उसके लिए जो माध्यम है। जैसे कि अपने को फॉरेन जाना है तो अपने को पैसा चाहिए, तो हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं, ये चीज़ चौथी है। और इन सब के बाद जो आता है वो दैव है, मतलब हम जो एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि अपने को लक है या नहीं है। तो श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में बोला है कि लक जो है वो फैक्टर लास्ट में आता है। पर लोगों का ऐसा है कि वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि आप बताइए मेरी कुंडली देख के मेरी शादी कब होगी, या शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर उनको रेमेडीज़ बताता है, पर कुछ कुछ चीज़ों में उनकी रेमेडीज़ काम करती है, कुछ इसमें नहीं करती। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि एस्ट्रोलॉजी गलत है या एस्ट्रोलॉजर की रेमेडीज जो गलत हैं। अगर रेमेडीज़ गलत होती तो 2-3 लोगों को उनका अच्छा रिजल्ट मिलता। सोचिए और आप ही बताइए। नेक्स्ट जो मेरा सवाल है कि अगर एस्ट्रोलॉजी गलत होगा तो कुछ साल पहले, लाखों साल पहले मानो या कुछ साल पहले बोलो, अगर अपने ऋषि मुनियों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने जो मार्स है मतलब मंगल है, अगर जो भी है नवग्रह हैं उनकी खोज की थी, उनके पास तो दूरबीन नहीं थी या कुछ भी साधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने पृथ्वी पे बैठ के ये नवग्रह कैसे ढूंढे, कहाँ से ढूंढे? सोचिए और आप ही बताइए।
कई बार लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि मेरे को बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, जॉब में प्रगति नहीं हो रही, एजुकेशन में मन नहीं लग रहा। एस्ट्रोलॉजर उनकी कुंडली देखता है और उनको बताता है कि ये ग्रह जो है वो आपके अच्छे नहीं है, इसलिए कुछ डिलेज हो रहे हैं या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, इसलिए आपको परिणाम नहीं मिल रहे। तो एस्ट्रोलॉजर उनकी कुंडली में जो प्रॉब्लम है वो देखता है, उसके ऊपर वो ट्राई करता है कि रेमेडीज़ उनको बताएं, पर वो रेमेडीज़ को रिज़ल्ट आना है या नहीं आना है वो सामने वाले जो व्यक्ति है उसके ऊपर भी निर्भर है, क्योंकि उसके जो कर्म हैं वो भी मैटर करते हैं, उसके पूर्व कर्म जो है वो भी मैटर करते हैं। अगर एक एस्ट्रोलॉजर ने किसी को बच्चे नहीं हो रहे और रेमेडीज़ बोली, तो 4 लोगों में से ऐसा इंसान हो सकता है कि उसको रेमेडीज़ का रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि क्या है, उसके अभी के कर्म जो है वो भी बुरे हो सकते हैं, पिछले जो कर्म है वो पाप कर्म हो सकते हैं, ताकि उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वो भी दिक्कतें हो सकती है। तो हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजी गलत है या एक स्कैम है? सोचिए और आप ही बताएं। अभी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि 36 गुण कंसेप्ट है। लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनको वधू और वर की या लड़के या लड़की की कुंडली दिखाते हैं और पूछते हैं कि ज्योतिषी जी बताइए कि शादी करे या ना करे। ज्योतिषी फटाफट अपने सॉफ्टवेयर में डाल के देखता है कि 36 में से कितने गुण जुड़ रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, कितने मैच हो रहे हैं। और अगर 18 से ऊपर गुण मिल रहे हैं तो वो बोलता है कि पत्रिकाएं अच्छी मैच हो रही हैं, तो आप आराम से शादी कर दो। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी गलत है या उनके पास जाने वाले लोग गलत हैं? आप बताएं। ये सोच के 18 से ऊपर गुण मैच हो रहे हैं करके लोग शादी करते हैं, 35 भी गुण मिलते हैं, 30 भी मिलते हैं, 36 भी मिलते हैं, फिर भी आगे जाके डिवोर्स होता है। क्यों होता है पता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। इनका कारण है ये जो गुण मिलन की कंसेप्ट है, ये मैं ये नहीं बोलता कि ये पूरी तरह से गलत है, पर इस पर निर्भर रह के अगर आप शादी करें या ना करें इसका निर्णय लें तो वो बहुत गलत है। क्योंकि अगर वधू और वर या बॉय और गर्ल की कुंडली देख के आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि दोनों का स्वभाव मैच होगा कि नहीं होगा, दोनों का फिजिकल रिलेशन अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। किसी के साथ किसी की शादी हो गई तो उसके लाइफ के लिए कुछ थ्रेटनिंग तो नहीं है, या आगे जाके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। क्या ज्योतिषी कुंडली के पंचम भाव को चेक करता है जो कि बच्चों का है, नवम स्थान को चेक करता है जो कि लक का है, अष्टम स्थान जो कि मृत्यु स्थान है, आयु स्थान भी बोलते हैं, वो चेक करते हैं, या प्रथम स्थान जो है वो खुद का स्थान है वो चेक करते हैं। फोर्थ प्लेस जो हम करते हैं सुख स्थान बोलते हैं कि किसी की कुंडली में सुख है या नहीं है, क्या वो चेक करते हैं। इनमें से किसी भी भाव चेक करने के बावजूद अगर आपको कोई बोलता है कि कुंडली अच्छी है, तो वह ज्योतिषी बुद्धिमान है और उसी ज्योतिषी की आपको सुननी चाहिए और उससे ही कंसल्ट करना चाहिए कि शादी करे या ना करे। सिर्फ जो झोला छाप पैसे छापने का बिजनेस करते हैं और आपको बोलते हैं कि आपके 18 के ऊपर गुण मिल रहे हैं, 20 गुण मिल रहे हैं, 36 गुण मिल रहे हैं, उनकी आप ना सुने। कृपया करके ये जो है ये एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअल में स्कैम है। और मैं एस्ट्रोलॉजर को दोष नहीं दूंगा, जो लोग मूर्ख लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं उनकी सुनते हैं और सिर्फ 30 गुण 32 गुण 36 गुण जुड़ रहे हैं, मैच हो रहे हैं, ये सुन के शादी करते हैं और आगे जाके पछताते हैं, तो वो जो है वो एस्ट्रोलॉजी के स्कैम में फंस रहे हैं। ये स्कैम जो है वो लोगों के खुद के कारण हो रहा है। इसीलिए मेरी ये सलाह रहेगी कि जो एस्ट्रोलॉजर लेडीज़ और जेंट्स, बॉय और गर्ल की पत्रिका देख के उनके जो कुंडली में ग्रह बैठे हैं या उनके जो बच्चे के सुख के, लक के और लाइफ के जो स्थान हैं वो देख के जो कंसल्टेंसी करते हैं, आप उनकी सुनो। उनको पूछो कि अपनी पत्रिका जो है बच्चे की या बच्ची की वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वो आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं तो ही आप आगे जाके शादी करो, नहीं तो आप ये गुण मिलन की एस्ट्रोलॉजी के स्कैम में बुरी तरह से फंस के आगे जाके बच्चे या बच्ची का डाइवोर्स ही देखोगे। इससे अलावा आप ज़्यादा कुछ नहीं देख पाओगे। मेरी आपसे यह सलाह रहेगी कि एस्ट्रोलॉजी को आप एक प्रकार का सिग्नल मानो या गुरु की तरह उसको देखो, जो आपको एक गाइडेंस दे, ताकि
बच्चा हो या कोई बच्ची हो उसको राइट टाइम पे पता चले कि कुंडली के हिसाब से आगे जाके किस में करियर करना है, तो उसमें अगर वो एफर्ट्स लगाएंगे तो आगे जाके नतीजा अच्छा निकलेगा। अगर ऐसी तरह की गाइडेंस जिनको चाहिए उनके लिए एस्ट्रोलॉजी अच्छी है। अगर किसी को पैसा कमाना है तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे कमाना है, ये कोई बताता है तो वो एक्चुअल में गाइडेंस है। पर अगर आपको कोई बता रहा है कि आप ये उपाय करो, आपको लाखों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे, तो भाई साहब ये एक स्कैम है। क्योंकि क्या है, अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस जो पैसों का स्थान है, नवम स्थान जो लक का है, 11th हाउस जो है वो लाभ का है, और छठा भाव जो है नौकरी का है, अगर किसी की कुंडली में ये सब भाव जो है वो खराब हैं, इनमें नीच राशि के या बुरे ग्रह, योगकार ग्रह नहीं बैठे हैं, तो ज़िंदगी में ऐसा आदमी कुछ भी कर ले पर वो पैसा नहीं कमा सकता। इसलिए अगर ऐसे लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं और अगर उनको एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आप एक रेमेडी करो, ये रेमेडी करो, इसके ऊपर 10,000 खर्च करो और फिर आप लाखों करोड़ों करोड़पति बन जाओगे, तो ये एक स्कैम है। इसलिए ऐसे ज्योतिषी की मत सुनो। जो अच्छा ज्योतिषी है, जो आपको फ्रैंकली बताएगा कि आपकी कुंडली में जो है ये ग्रह ऐसे हैं, आप उनकी तरह चलो, आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, पर आप कहाँ तक ऊंचाई पे जा सकते हो ये आपको वो बता सकता है। ऐसे ही ज्योतिषी को चुनो। रेमेडी बताने वाले और झोलाछाप पंडितों के पास मत जाओ। एस्ट्रोलॉजी सच में एक गाइडेंस करके यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा साइंस है। क्योंकि आपकी कुंडली देख के एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि अभी आपका टाइम कैसा आने वाला है, तो आप ये जो बुरा टाइम आने वाला है इसमें गलत डिसीजन मत लो, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो या कोई भी प्रकार की रिस्क मत लो। आपको सावधान कर सकता है। और जब आपका अच्छा पीरियड उसको सामने दिख रहा है तो आपको वो बोल सकता है कि यह पीरियड जो है वो सही समय है कि आप ज़िंदगी में रिस्क ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और वो आपकी हेल्प कर सकता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर को एज अ फ्रेंड देखो, एज अ गाइडेंस करके देखो और उसका फ़ायदा लो। पर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पूरा निर्भर मत रहो, और जो पैसे कमाने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं उनकी मत सुनो और रेमेडी करके हम लाखों लाखों लखपति करोड़पति बन जाएंगे, हमारी सब प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन हमको कोई दे सकता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजर किसी को ऐसी रेमेडी दे सकते थे कि जो आदमी करोड़पति बन जाए या वो मालामाल हो जाए या उसके सारे जो है अपने आजार जो है या दुख जो है वो मिट जाए, तो फिर तो एस्ट्रोलॉजर एक भगवान ही हो सकता था। इसलिए आप भी अपना दिमाग लगाओ, आप सोचो, और अभी आप ही मुझे बताओ कि एस्ट्रोलॉजी सच है या झूठ है। आइए कमेंट बॉक्स में बताएं कि एस्ट्रोलॉजी सच है या झूठ है। एस्ट्रोलॉजी सच में एक स्कैम है या एज अ आप उसको गाइडेंस देख सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो, आप ही बताओ। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, सच में अच्छा लगा हो, और आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।